शराब का एक बोतल विधानसभा में पकड़ा जाता है, खाली बोतल, तो डीजीपी जाते हैं उसकी जांच करने। जैसे लगता है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल मिल गया उनको, जैसे लगता है एलएमजी का बैरल मिल गया उनको। शराब का एक बोतल, बताइए बिहार में प्रशासन की स्थिति है। शराब के एक खाली बोतल की जांच डीजीपी करते हैं। अब बताइए कि डीजीपी की क्या हैसियत है। तो हम कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे हैं और दुश्मन हो भी नहीं सकते। दो ताकतवर जातियों को आप दुश्मन बनाकर आपस में लड़वा कर और बुज़दिल लोग सत्ता पर राज कर रहे हैं, तो अब वो समय नहीं आएगा। अब युवा पीढ़ी, अब इंटरनेट का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, अब सब लोग पढ़ लेता है, समझ लेता है और इस चीज़ को समझ रहा है कि एक दूसरे से लड़ के नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। एक तिलक समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आज इनसे बिहार के वर्तमान स्थिति के बारे में खास बातचीत होगी। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सवाल और है कि आपका एक फेसबुक पे पोस्ट हुआ था कि भूमियार जी के चूड़ा और यादव जी के दही दोनों भाई मिलब तब हुई बिहार सही। सवाल ये है कि अभी बिहार में क्या गलती हो रहा है? अभी तो खाली गलती हो रहा है। एक दो गो गलती रहे तब तो गिनाया जाए। सरकार तो चल नहीं रही है, यहाँ पर नाटक कंपनी चलाया जा रहा है, सरकार नहीं चल रही है। क्योंकि आप देखिए बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है। जो एग्ज़ाम पास करके डीएसपी, एसडीओ, सेल टैक्स ऑफिसर जैसे लोग बीडीओ, सीओ बनते हैं, उसका पेपर लीक हो जाना, यानी कि जो अगर ये जानकारी यदि वो लड़का नहीं देता तो क्या होता? चोर, बेईमान, डकैत लोग अधिकारी बनते और वो बिहार को कैसे चलाते? आप वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव के दिन उनके नाम पर हजारों लोगों को तिरंगा के साथ में इकट्ठा करते हैं और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव के दिन पर हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कि इतना तिरंगा एक साथ में फहराया गया। उनके मान सम्मान को आप बढ़ाते हैं और आप ही की सरकार है यहाँ पर। और उन्हीं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर बने कॉलेज में बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। अब बताइए उनका नाम कितना रोशन हुआ होगा, वीर कुंवर सिंह जी का। तो केवल ऊपर आप मकान अंदर से बहुत खोखला रहे और ऊपर बहुत पुट्टी मरवा दीजिए, निराई करा दीजिए, एकदम लिपाई करा दीजिए, खूब सुंदर बना दीजिए, तो बाहर से देखने में तो सुंदर लगेगा, लेकिन अंदर जाने के बाद तो वही खंडहर लगेगा। ये स्थिति सरकार की है कि ऊपर शराब के ऊपर विगत 8 वर्षों से बिहार की सरकार चल रही है। केवल शराब का एक बोतल विधानसभा में पकड़ा जाता है, खाली बोतल, तो डीजीपी जाते हैं उसकी जांच करने। जैसे लगता है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल मिल गया उनको, जैसे लगता है एलएमजी का बैरल मिल गया उनको। शराब का एक बोतल, बताइए बिहार में प्रशासन की स्थिति है। शराब के एक खाली बोतल की जांच डीजीपी करते हैं। अब बताइए कि डीजीपी की क्या हैसियत है और सरकार कैसे चल रही है। आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन लूट हो रहे हैं। हर रोज़ पेपर में पढ़ते होंगे आप, कभी 1 करोड़ बैंक से लूट लिया गया, कभी एसपी ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर बेतिया में 1 करोड़ रुपया लूट लिया लोग। परसों की घटना है। और फिर भी अपने मुंह से ये कहते नहीं थक रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। तो भैया यदि इसको सुशासन कहते हैं तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमको वो कुशासन लौटा दीजिए, वही ठीक था। तो कौन सा कुशासन? जंगल राज वाला? और जो दही चूड़ा की बात आप कर रहे हैं, तो दही चूड़ा, भाई हम तो किसान परिवार से आते हैं, ब्रह्मर्षि लोग किसान होते हैं, हम लोग खेती पर निर्भर हैं, तो हम चूड़ा उपजाते हैं। और एक वर्ग है जो कि पशुपालन पर निर्भर है, तो वो लोग दूध दही उनके घर में होता है। चूड़ा को अकेले खाइएगा तो मज़ा आएगा नहीं, दही भी ऐसे खाइए तो मज़ा आएगा नहीं। तो चूड़ा और दही जब एक साथ हो जाता है तब मकर संक्रांति बन जाती है, नया साल शुरू हो जाता है, सब कुछ नया शुरू हो जाता है। तो ये समीकरण जो कुछ आप कह सकते हैं पाखंडियों के द्वारा जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर कुछ भेड़िए जो शेर की खाल पहने हुए हैं
वो लोग लगातार बिहार के सत्ता पर काबिज हैं। ये दो मजबूत वर्गों को लड़ाकर आज आप इंटरनेट पर यदि सर्च कीजिएगा ना कि बिहार में भूमिहार का दुश्मन कौन, इंटरनेट पर गूगल पर, हम नहीं कह रहे हैं, तो गूगल वाला दिखाएगा यादव, और यादव का दुश्मन कौन तो दिखाएगा भूमिहार। तो ये जो कुछ सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाया गया और मीडिया में इस तरह की अफवाह फैलाई गई, तो हम कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे हैं और दुश्मन हो भी नहीं सकते। दो ताकतवर जातियों को आप दुश्मन बनाकर आपस में लड़वा कर और बुज़दिल लोग सत्ता पर राज कर रहे हैं, तो अब वो समय नहीं आएगा। अब युवा पीढ़ी, अब इंटरनेट का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, अब सब लोग पढ़ लेता है, समझ लेता है और इस चीज़ को समझ रहा है कि एक दूसरे से लड़ के नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं। एक सवाल और है कि बिहार में आए दिन शिक्षा की स्थिति है वो गर्त की ओर जा रही है, चाहे वो आशुतोष जी हो, चाहे वो और भी कोई पार्टी के नेता हो, जहाँ भी जाते हैं अपनी पार्टी की उन्नति की बात करते हैं, लेकिन बिहार के शिक्षा की क्या स्थिति है ये कोई बात नहीं करता है। आखिर बिहार में शिक्षा कैसे बढ़ेगा और सरकारी विद्यालय की स्थिति कैसे सुधरेगी? ये अच्छी बात आपने कही और ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि बिहार के नेताओं का ध्यान शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नहीं है। आपको जानकारी दूँ, 30 मई को, मतलब आज के एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमारी पार्टी के स्थापना दिवस थी और गया में मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था और बाकी जगह तो बिहार के सभी जिलों में मनाया गया। और हमारे 40 मिनट के संबोधन में हमको लगता है कि 10 मिनट हमने शिक्षा पर ही जोर दिया है। और हमारे उपाध्यक्ष जी और भी जो पदाधिकारी उसमें स्पीच दिए, तो उन्होंने कहा कि जो गिरती शिक्षा व्यवस्था है, जो 3 वर्ष में जो डिग्री मिलनी चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो 6-6 वर्षों तक नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे उपाध्यक्ष जी ने ही हमसे कहा कि हम चाहेंगे कि इस पर भी आप अपना विचार रखिए, और चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे LN मिश्रा यूनिवर्सिटी हो, आप उन यूनिवर्सिटियों में जाकर और वहाँ पर जो छात्र हैं जो इस समस्या को फेस कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। और चूँकि देखिए बिहार में मान लिया ग्रेजुएशन स्तर पर कोई भी वैकेंसी निकल रही है, तो आप उसे उम्र रखे हुए हैं 30 साल मैक्सिमम या 25 साल मैक्सिमम, और 3 साल के ग्रेजुएशन की डिग्री आप 6 साल में दे रहे हैं, तो क्या उसमें आप 3 साल की उम्र सीमा में छूट देंगे? वो तो नहीं दे सकते। तो फिर ये भी आपका अधिकार नहीं बनता है कि 3 साल की डिग्री आप 6 साल में दें। आप तो भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और केवल उसके भविष्य के साथ, यहाँ छात्रों के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ हो रहा है और शिक्षकों के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ हो रहा है। जो वेतनमान के लिए आए दिन आप देखते होंगे, नियोजित शिक्षक, आए दिन उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है। पिछले 1 महीने से गर्दनी बाग में लोग धरना पर बैठे हुए हैं। शिक्षा की यदि आप बदहाली देख लें तो स्थिति ये है कि बिहार में कॉलेज में कंस्ट्रक्शन के नाम पर, लैब के नाम पर, लाइब्रेरी के नाम पर अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए गए, लैब बना दिया गया, लाइब्रेरी बना दिया गया, लेकिन उसमें रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है। प्रोफेसर घर में बैठ के 2.5 लाख रुपए पेमेंट उठा रहे हैं सैलरी। लेकिन आप यदि किसी भी कॉलेज का हाल जान लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी का हाल जान लीजिए, तो महीना में 10 दिन भी उसमें क्लास नहीं हो रहा है, तो फिर उनकी सैलरी आप बंद कर दीजिए। और ये जो शिक्षा के नाम पर आप जो बड़ा बड़ा सैकड़ों एकड़ ज़मीनें आप अधिग्रहण करके और उसमें जो आप बिल्डिंगें बना रखे हैं, और उस पर टेबल पर और लाइब्रेरी में जो धूल जमा हुआ है उसको झाड़ने वाला भी कोई नहीं है। तो हम तो बिहार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उन बिल्डिंगों को आप गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए दे दीजिए, कि कम से कम वो रह कर जो पढ़ने में मेधावी छात्र हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो गांव में रह रहे हैं, शहर में जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, चूँकि रेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए रह के पढ़ने की तो व्यवस्था होगी, उनके माँ बाप का दुआ लगेगा और बिहार कम से कम इस रास्ते भी उन्नति के रास्ते पर जाएगा। तो ये महज लिपापोती है। आप देखिए, केवल BPSC की बात नहीं है, फायर ब्रिगेड वाली जो बहाली निकली थी, होमगार्ड वाली बहाली निकली, इसके पहले जो BPSC की बहाली हुई थी, दरोगा बहाली, सिपाही भर्ती, कोई ऐसी बहाली बिहार में, कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। अब बताइए, आपको आपकी सरकार बनानी होती है तो 12 करोड़ आबादी है बिहार की, 50% वोटर यानी कि 60% एवरेज, मतलब आप मान के चलिए कि 7 करोड़ लोग बिहार में वोटिंग करते हैं। तो 7 करोड़ लोगों को आपको विधायक बनाना होता है, आपको मंत्री बनना होता है, आपकी सरकार बनानी होती है, तो पूरे बिहार में 7 करोड़ लोग घर से निकलकर कैसे जाकर EVM में वोटिंग करके चले जाते हैं और वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होती है।
और यहाँ 1 लाख लड़का यदि पहुँच जाए परीक्षा सेंटर पर तो इनका हालत ख़राब हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको आपका भविष्य तो दिख नहीं रहा, आपके बच्चे तो सेट हैं, आप तो अरबों खरबों रुपए कमा कर रख दिए, आपके बच्चों को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं हो, तो आम नागरिक का बच्चा है, उसके भविष्य की चिंता आपको क्यों होगी? और अब तो शर्म हया भी नहीं बची है, क्योंकि आपको लग रहा है कि किसी तरह हम 25 तक सरकार खींच रहे हैं। अब तो हमारा काम था कि भाई इतने सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री का तगमा हमको मिल जाए, आपको मिल गया, और आप कभी उस तगमे को बरकरार रखने के लिए कभी एनडीए के पक्ष में जाते हैं, कभी यूपीए के पक्ष में जाते हैं। आज भी बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री बनाई है, और बिहार की जनता को भी कन्फर्म नहीं है कि आप किधर जाएंगे। आप रातों रात कहीं जा सकते हैं। मतलब जनता का ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के प्रति ऐसा सोच जनता का हो चुका है। तो हमें नहीं लगता है कि इस पर बहुत कुछ कहने से भी अब बहुत कुछ सुधार होने वाला है, और अब हमें लगता है कि वो मानसिक रूप से भी इस स्थिति में नहीं रहे हैं कि अब बहुत कुछ उनसे उम्मीद की जा सकती है। अब नया नेतृत्व को आगे आने की आवश्यकता है, युवा नेतृत्व जो चाहता है कि बिहार में व्यापक स्तर पर, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, या औद्योगिकरण से संबंधित हो, व्यापक स्तर पर बिहार में बदलाव लाए। और बिहारी लोग जो आज के 40-50 साल पहले श्री बाबू के कार्यकाल में, अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र बाबू के कार्यकाल में जब लोग गर्व के साथ ये कहते थे कि हम बिहार से हैं, दूसरे राज्यों में जाकर आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, सर झुकाकर लोग कहता है दिल्ली में, सूरत में, पंजाब में कि हम बिहारी हैं। सर हम चाहते हैं कि वापस वो गौरव हमारा लौटे और फिर से लोग सीना तान कर कहें कि हम बिहार से हैं। एक अंतिम सवाल कि आगामी लोकसभा आने वाला चुनाव है, तो क्या उसमें आशुतोष कुमार जी की क्या भूमिका रहेगी, बस ये बता दें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाए हम लोग, राष्ट्रीय जनता पार्टी, और राजनीतिक दल का गठन इसलिए होता है कि वो चुनाव लड़े। तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे, और ख़ास करके उन सीटों पर हमारा ध्यान ज़्यादा होगा जो आज के 20 साल 25 साल पहले तक कभी हमारे कोटे की हुआ करती थी, यानी कि एक वर्ग विशेष का हुआ करता था, और आज पार्टी के प्रति हमने ईमानदारी दिखाया और आपने जिसको भी कैंडिडेट बना दिया हमने उसको वोट दे दिया। चाहे वो मुजफ्फरपुर की बात हो, चाहे वो मोतिहारी की बात हो, चाहे वो महाराजगंज की बात हो, चाहे वो वैशाली लोकसभा की बात हो, या जहानाबाद लोकसभा की बात हो, आपने जिसको उम्मीदवार बनाया हमने उसको वोट दे दिया। लेकिन आप एक एक करके हमारी लोकसभा सीटें काटते गए, तो अब वो नहीं चलने वाला है। अब आपके साथ जो एग्रीमेंट था हमारा, वो एग्रीमेंट का डेट फेल हो गया, एक्सपायर हो गया। आपके साथ जो हम लोगों ने गठजोड़ किया था साड़ी और धोती वाला, वो गांठ हमने खोल दिया है। अब जो हमको सम्मान देगा, जो हमको उचित भागीदारी देगा, हम उसके साथ जाएंगे। और 9 लोकसभा जो चिन्हित लोकसभा जिनकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं, उन 9 लोकसभा सीटों पर हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हम लोग जून महीने के 20 तारीख के बाद प्रत्येक गांव में जाकर गांव चौपाल लगाएंगे, ग्राम चौपाल, और हर गांव में इसी प्रकार से भैया, चाचा, दीदी, बहन के साथ बैठेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि हम जो आज वर्तमान सरकार या वर्तमान पार्टी जिसको हमने आज तक वोट दिया पिछले 40 साल से, क्या हम जो उनके समक्ष सवाल रख रहे हैं वो सवाल गलत है? ये कभी वहाँ पर 3.5 लाख वोट हमारा, और आप दीजिएगा किसी और को टिकट, हम उसको नेता नहीं मानेंगे। वहाँ पर 4 लाख वोट हमारा, आप किसी और को टिकट दीजिएगा, हम उसको नेता नहीं मानेंगे। जाति के आधार पर ही तो टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, जाति के आधार पर ही तो मंत्री बना रहे हैं, और जाति के आधार पर ही वोटिंग भी लोग करते हैं। तो फिर हमारी आबादी ज़्यादा है, और इससे पहले हमें ही मिलता था, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे वैशाली हो, चाहे जहानाबाद हो। आपने एक एक करके सारी सीटें हमसे छीन ली, और ऐसे ही हम चुप रह गए तो कल नवादा, मुंगेर और बेगूसराय की भी बारी आएगी। तो अब तक जो बर्दाश्त किया, जो पार्टी के प्रति हमने ईमानदारी दिखाई हमारे समाज ने, लेकिन पार्टी ने हमारे समाज के साथ गद्दारी किया है। तो हम लोग मजबूती से हर गांव में जाएंगे, ग्राम चौपाल बैठाएंगे, हर एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, और यही मांग हम लोग रखेंगे। और 1 महीना तक एक लोकसभा में घूमने के बाद हम लोग जिला मुख्यालय में जाकर, उस लोकसभा के मुख्यालय में जाकर हम लोग पद यात्रा भी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और एक बड़ा आंदोलन का प्रारूप तैयार करेंगे। और लास्ट में हम लोग श्री बाबू की जयंती के अवसर पर अक्टूबर महीने में पटना में, चाहे वो मिलर हाई स्कूल हो, चाहे मोइनुल हक स्टेडियम हो, चाहे वो वेटनरी ग्राउंड हो, इस तरह का कोई ग्राउंड जिसमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो सके, उस तरह के ग्राउंड में हम लोग एक विशाल आयोजन भी करेंगे, और लोकसभा से संबंधित ही आयोजन होगा। जातीय जनगणना पर
कल तक बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आज तो वो लोग भी उनका भी सुर नरम पड़ गया और वो लोग भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गए। अब हमारा ये कहना है कि भारत की सारी बड़ी पार्टियां जब उसके पक्ष में है तो आप अकेले लड़के क्या कीजिएगा, और फायदा हो या नुकसान केवल आपको तो नहीं है, बहुतों को है, तो सबके नज़र पर क्यों चढ़िएगा, सबके नज़र पर क्यों चढ़िएगा। अब ये नुकसान की बात है कि यदि आपको लग रहा है कि नीतीश जी के शासनकाल में ईमानदारी पूर्वक गणना नहीं की जाएगी, लेकिन हम कहते हैं कि यदि ईमानदारी पूर्वक गणना की गई, आज बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है। हमारे ही कई बुजुर्ग, हम लोग गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि बाबू हम लोग तो लगता है कि तो ये 3% है ना। हमको सुनकर बड़ी हैरानी होती है। 1931 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुआ, कोई कास्ट सेंसस 1931 के बाद हुआ नहीं। आज़ाद भारत में कोई जातीय जनगणना आज तक नहीं हुई, आज़ादी से पहले। और उस समय झारखंड, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों राज्य एक साथ थे। हम यदि ब्रह्मश्री समाज की बात करें, हम यदि भूमिहार समाज की बात करें, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि 2 या 3% है, अब बताइए कि मूल रूप से हम लोग उड़ीसा में रहते थे कि झारखंड में कि बिहार में? बिहार में रहते थे। सबसे ज़्यादा आबादी हमारी बिहार में थी, और उस समय उड़ीसा का भी गणना कर लिया गया, आबादी गिन ली गई, झारखंड की भी आबादी गिन ली गई और बिहार की आबादी गिन ली गई, तो तीनों स्टेट की आबादी मिला के हम 4% थे। और आज जब स्टेट अलग अलग हुआ है, हम तो उड़ीसा में वैसे भी नहीं थे, झारखंड के 3, 4, 5 जिलों में तक सीमित थे, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे वो आपको कोडरमा हो, चाहे आपका चतरा हो, या इस तरह के क्षेत्रों में हम लोग सीमित थे। मूल रूप से हमारी आबादी बिहार में थी। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आज यदि जातीय जनगणना ईमानदारी पूर्वक कराई जाए तो कम से कम 8% केवल भूमिहार बिहार में होंगे। बीबीसी ने एक सर्वे करवाया था 2018 में। उस सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक 1931 के बाद पहला सर्वे बीबीसी का है, और बीबीसी के बातों में काफ़ी ऑथेंटिकेशन होता है, विश्वास करते हैं लोग उस पर, क्योंकि झूठा कोई आंकड़ा पेश नहीं करता है। बीबीसी का कहना था कि बिहार में 7.25% आबादी है। 2018 की गणना है बीबीसी के हिसाब से, तो 7.25% आबादी बिहार में भूमिहारों की है, 6.5% ब्राह्मणों की है और 5.5% राजपूतों की है, 1.5% कायस्थ है। अब बताइए कि जनगणना से हमको फ़ायदा है कि नुकसान? जो लोग कहते हैं कि 10% वाले का राज नहीं चलेगा, ये जो लोग, जगदेव प्रसाद जैसे लोग जो नारा देते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, यानी कि 10% में टोटल फॉरवर्ड है, और यही एक मैसेज आम जनों में चला गया, तो आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया कि आप तो 2-3% है, ये आप क्या कीजिएगा। लेकिन एक्चुअल में आपकी यदि गणना की जाए तो हमको विश्वास है कि 8 से ऊपर होगा, 8% से कम नहीं होगा। तो नीतीश जी पर तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहा, लेकिन जब तेजस्वी जी आपके मंच पर आकर और ये स्टेटमेंट देकर गए हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आपको उचित भागीदारी देंगे, और पिछली गलतियों पर पर्दा भी डाले हैं, मिट्टी भी डालने का प्रयास उन्होंने किया है, और बेहतर संबंध चूड़ादही के साथ में स्थापित करने का जो उन्होंने प्रयास किया, तो इन पर भरोसा है कि, और हम सब लोग उस पर नज़र बनाए रखेंगे जो भी सर्वेयर। और ये केवल मेरा कर्तव्य नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से या जो लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, तो जो भी सर्वेयर गांव-गांव में, घर-घर में आते हैं, आप लोगों से भी गुजारिश होगी कि उन पर नज़र बनाए रखें कि वो गलत नहीं कर रहे हो। आपके गांव में यदि आपके समाज का आंकड़ा, यदि आबादी यदि 2000 है, तो वो 1500 और 1000 दिखा के नहीं चला जाए इस पर। और दूसरी बात कि जो लोग बाहर कमाने खाने के लिए गए हुए हैं, रोजी रोजगार को लेकर, तो उनसे भी आग्रह कीजिए, जब इस तरह का सर्वे जब गांव देहात में होना शुरू हो, तो वो लोग छुट्टी समझकर, त्यौहार समझकर अपने गांव में आए। ये निवेदन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी को, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरा, और आगामी लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अपनी तैयारी जो है वो कर ली है, और लोकसभा में पूर्ण रूप से चुनाव लड़ेंगे और सरकार को टक्कर भी देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।